लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं। सहयोगी दलों के बाद अब पार्टी में भी विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने अखिलेश यादव को नसीहत दी। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव को अपने परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक वो नेताजी शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के साथ बातचीत बनाकर नहीं चलते, तब तक ऐसे ही परिणाम अखिलेश को देखने होंगे। यदि वो परिवार के लोगों को उनकी राय लेकर के उनसे विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ माननीय नेताजी अभी जीवित हैं और उनके निर्देश पर ही आगे राजनीति में सफल हो पाएंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश को लेकर दिए बयान को भी सुखराम ने सही बताया। उन्होंने कहा कि राजभर कभी कभी ठीक बोलते हैं और उन्होंने ठीक कहा है कि अखिलेश को समीक्षा करनी चाहिए। प्रकाश जी कभी कभी कुछ बातें सही कह जाते हैं, कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं, दोनों बातें उनकी हैं। मैं समझता हूं कि ये हर राजनीतिक व्यक्ति को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, हार के कारण क्या है। उदयपुर की घटना के बाद कानपुर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। कानपुर में दावत इस्लामी की सक्रियता का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद शहर में आईबी, इंटेलिजेंस और एटीएस सक्रिय हो गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सीएए हिंसा मामले में फंडिंग भी दावत इस्लामी से की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर पीएफआई, एसडीपीआई और इस्लामी दावा सेंटर के सदस्य भी हैं। इस बीच दावत इस्लामी का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब दावत इस्लामी की बैठक कानपुर में हुई थी। हालांकि वीडियो किस साल का है ये स्पष्ट नहीं है। न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। जी, उसके बाद हमने जितने भी हमारे जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, लगातार हमारी पुलिस वहाँ पे ड्यूटी दे रही है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी परसों से ही भ्रमणशील हैं। सभी पॉइंटों पर हमने पीआरवी और एन व्हीकल्स को भी लगा दिया है। कुछ जगहों पर जहाँ पर ज्ञापन और देने की बात थी, उनके आयोजकों से बात की गई और वहाँ पर सकुशल आयोजनों को संपन्न कराया जा रहा है। उदयपुर में हुई घटना के बाद से जहां खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, तो वहीं घटना के मेन आरोपियों के लिंक भी देश भर में खंगाले जा रहे हैं। इस मामले पर पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। सूफी खानकाह एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दावा किया है कि दावत इस्लामी पहले भी कानपुर में सक्रिय रही है। 1990 से 2000 तक सक्रियता रही। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शिकायत की जा चुकी है। वहीं नोएडा से उदयपुर हत्याकांड का वीडियो लाइक करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुजफ्फरनगर के रहने वाले आसिफ नाम के युवक को एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह भी वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, भारत का निर्यात बढ़ा है, भारत के प्रोडक्ट नए बाजार में पहुंच रहे हैं। इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने साल 2022 के एमएसएमई अवार्ड विजेताओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, देश के प्रगतिशील जिलों और बैंकों को भी एमएसएमई सेक्टर के विकास में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, यानी उद्यम करने से ही सिद्धि मिलती है, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। और सोचने वालों की कभी नहीं होती। इधर लखनऊ में भी एमएसएमई विभाग की ओर से लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 1,90,000 लाभार्थियों को कुल 16,000 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया। इस दौरान सीएम योगी ने अलग अलग जिलों के लाभार्थियों से संवाद भी किया। ये ऋण वितरण समारोह सभी जिलों में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम रोजगार योजना के लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। साथ ही सीएम योगी ने 2022-23 के लिए 2.35 लाख करोड़ की सालाना ऋण योजना का शुभारंभ भी किया।
राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की थी। और 2017 में आने के बाद जब इच्छा शक्ति बलवती हुई और राज्य सरकार ने इस पर कार्य प्रारंभ किया, तो न केवल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोगों ने उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया, बल्कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में, जब 24 जनवरी 2018 को हम लोगों ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की, तो बहुत सारे लोगों को लगता था ये सब क्या कर रहे हैं। अचानक नहीं किया था, इस पे हमने शोध किया था। धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इस मौके पर कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 100 दिन पूरे होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। धामी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 5000 लाभार्थियों को धनराशि दी, जिसमें से 50 लोगों को खुद सीएम धामी ने धनराशि दी। इस मौके पर चंपावत के टनकपुर और चमोली के गोपेश्वर में 2 सैनिक विश्राम गृह का शिलान्यास भी किया गया। सरकार के 100 दिन पूरा होने पर सीएम धामी ने राज्य की जनता और सभी मंत्रियों को बधाई दी। आज जनता की सरकार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे होने पर आप सभी को बधाई देता हूँ। सीएम धामी ने शौर्य स्थल पर जाकर शहीदों पर फूल चढ़ाए। वहीं इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने धामी सरकार के कार्यकाल की तारीफ की। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि जिस विश्वास से उत्तराखंड की जनता ने हमको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, उसी विश्वास से हम लोगों ने भी इन 100 दिनों में काम किया है। चाहे हमारे सभी मंत्री और मुख्यमंत्री रात दिन जो है जनता के बीच में रहते हैं। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा आज से फिर से शुरू हुई है। आज तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालटाल से रवाना हुआ। 2 साल बाद शुरू हुई यात्रा के चलते लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल बाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था हर हर महादेव के नारे लगाते हुए जम्मू कश्मीर के बालटाल से रवाना हुआ। हाँ, ये पहला ग्रुप है, पहला ही जटा है, तो बहुत एक्साइटेड है। ऊपर बाबा के दर्शन के लिए बहुत एक्साइटेड है। बाबा के दर्शन के लिए इस बार लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन और सेना की सुरक्षा में दुर्गम रास्तों पर श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। के लिए पहली बार आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है और लोकल सपोर्ट प्रशासन का भी बहुत ही अच्छा पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा के इंतजाम भी हम जब से जम्मू से निकले हैं तब से सीआरपीएफ के जवानों ने हमें बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है। पहाड़ के दुर्गम रास्तों से चलते हुए श्रद्धालु बाबा बर्फानी के नारे लगाते दिख रहे हैं। कोई पैदल तो कोई घोड़े खच्चर के सहारे इस दुर्गम चढ़ाई को पार कर बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़ा है। मॉनसून की बारिश के लिए अब दिल्ली वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि अब मौसम करवट बदलने वाला है। राजधानी दिल्ली में बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम में बदलाव नजर आया। दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। गुरुवार सुबह से ही कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई, तो दिल्ली में कई इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई। मौसम विभाग की ओर से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल छाए हुए हैं और एक अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है। लखनऊ के कई इलाकों में भी जोरदार बारिश हुई। लखनऊ के आसमान में बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश की वजह से लखनऊ में गर्मी तो कम हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने दस्तक दे दी है और आने वाले दिनों में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। बेहद उमस वाली और परेशान करने वाली और साथ में यूं कहें कि तपिश वाली गर्मी से राजधानी लखनऊ समेत आसपास के लोगों को आज से निजात मिल गई है। साफ तौर से आप देखें तो लगातार राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि आज बारिश की वजह से कई जिलों से जलभराव की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हरदोई में पहली बारिश ने ही अफसरों की पोल खोल कर रख दी। कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया। सड़कों से बाजार तक सब पानी पानी नजर आया। डीएम आवास के बाहर भी पानी भर गया, तो वहीं संभल में बारिश से बाजार तालाब बन गए। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई। नाले की सफाई न होने की वजह से लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ा।
वहीं जल भराव पर ईओ ने चुप्पी साध दी। मामला गुन्नौर की बबराला नगर पंचायत का है। वहीं उन्नाव में भी बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। शहर के तमाम इलाके जलमग्न दिखाई दिए। डीएम एसपी ऑफिस के बाहर पानी ही पानी भरा दिखा, तो वहीं लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। कई मोहल्लों में घुटनों तक पानी भरा दिखा। कानपुर में भी बारिश के चलते शहर में जगह जगह जलभराव हुआ। बारिश की वजह से हेलट अस्पताल में भी जगह जगह पानी भर गया, जिससे यहां आने वाले मरीजों को काफी दिक्कत हुई। नोएडा में भी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव हुआ, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से जाम की स्थिति भी बनती दिखी। इधर पूरे उत्तराखंड में मानसून का असर दिखाई देने लगा है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, जोशीमठ में रुक रुक कर बारिश हुई। बागेश्वर में 2 पुल बहने की खबर भी आई। वहीं पिथौरागढ़ में 22 रोड लैंडस्लाइड की वजह से बंद हैं। वहीं नैनीताल में बारिश से 5 सड़कें बंद हुई। बता दें, मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को बारिश की संभावना जताई थी। पिथौरागढ़ के बंकापानी तहसील में बरसात के दिनों में ग्रामीणों के लिए आवाजाही करना मौत को मात देने से कम नहीं है। गोरीपार के लोगों के लिए खौफनाक हालात है। इस इलाके के लोग ट्रॉली से आर पार जाने को मजबूर हैं। ऐसे में सैकड़ों ग्रामीण अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। वहीं पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड और जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में बारिश हुई। बारिश से एक और जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम की यात्रा में भी कमी आई है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा 8,50,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं और आने वाले 2-3 दिनों में। वहीं प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम को देखकर ही यात्रा पर आएं। अमरोहा में नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर रेप करने वाले पिता को अदालत ने 6 दिन के भीतर उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही आरोपी पिता पर 53,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत में चार्जशीट फाइल होने के 6 दिन के भीतर ही सजा सुनाए जाने का प्रदेश में पहला मामला है। वारदात अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव की थी, जहां 14 जून की रात करीब 11 बजे डिडौली कोतवाली में पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ डरा धमकाकर रेप किया था। पिता अपनी बेटी के साथ 7 महीने तक लगातार रेप कर रहा था। बेटी के गर्भवती होने पर इसकी जानकारी परिवार को हुई। अल्ट्रासाउंड कराने पर 7 माह के गर्भ की पुष्टि हुई है। जनपद अमरोहा के थाना डिडौली पर दिनांक 14 जून 2022 को वादी द्वारा सूचना दी गई कि उसकी छोटी नाबालिग बहन के साथ उसी के पिता के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित कर उसे गर्भवती कर दिया गया है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल थाना डिडौली पर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर इस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कानपुर क्राइम ब्रांच ने देश में नई तरह से ठगी करने वाले हैदराबादी गैंग का खुलासा कर दिया है। दरअसल इस गैंग ने कानपुर के मसाला कारोबारी के जेल जाते ही उनके खातों से 95 लाख रुपए उड़ा दिए थे। गैंग के 2 शातिरों को हैदराबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि ये गैंग सिर्फ ऐसे बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करता है जो जेल चले जाते हैं या फिर हादसे में उनका निधन हो जाता है। ये गैंग अब तक देश में 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। कानपुर पुलिस ने दहेज हत्या में जेल में बंद सूर्यांश खरबंदा के खाते से 95 लाख उड़ाने वाले गैंग का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान ठग यारा साईं किरण ने बताया कि कारोबारी सूर्यांश खरबंदा के जेल जाने की खबर गूगल पर पड़ी थी। इसके बाद ठगी का प्लान बनाया। सबसे पहले फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे और फिर कानपुर आए। सूर्यांश का नकली आधार कार्ड बनवाकर उसके मोबाइल नंबर का नया सिम हासिल किया और फिर मोबाइल नंबर की मदद से ही बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक खाते की एक डुप्लीकेट पासबुक, डेबिट कार्ड और चेक बुक जारी करा ली। इसके बाद खाते से पूरी रकम निकाल ली गई। क्राइम ब्रांच को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है साइबर सेल को। एक प्रकरण जो बहुत ही चर्चित रहा था कानपुर में, जिसमें एक डाउरी डेथ का मामला था, जिसमें सूर्यांश खारबंदा और उनके परिवारजनों के अरेस्टिंग हुई थी और वो जेल गए थे। इधर आगरा में ब्लॉगर मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। ब्लॉगर रितिका की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें उसने खुद की जान को खतरा बताया है। ये चिट्ठी फिरोजाबाद पुलिस को लिखी गई थी। रितिका ने अपने पति के खिलाफ टुंडला थाने में केस दर्ज कराया था।
केस दर्ज होने के बाद रितिका का पति आकाश और उसके साथी आए दिन रितिका को धमकी दे रहे थे। रितिका ने एक चिट्ठी फिरोजाबाद पुलिस को लिख कर दी थी, जिसमें साफ तौर पर उसने आशंका जाहिर की थी कि उसकी जान को खतरा है। इस मामले में फिरोजाबाद पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया था। अब ये चिट्ठी सामने आई है। रितिका की मां और पिता सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि वक्त रहते अगर कार्रवाई होती तो रितिका जिंदा होती। कि जहाँ भी वो निकलती तो उसके पीछे गुंडे लगाए जाते थे और उनका पीछा करते थे। एक दो बार उसको रास्ते में घेर करके मारने की भी धमकी दी गई थी और उसका पूरा प्रयास किया गया था मारने का, लेकिन उसने अपने बचाव के लिए अपने हाथों से लिख करके उसने टुंगला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उस रिपोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं लिया पुलिस ने। उसके रिपोर्ट के बारे में तो इनको मालूम था, मैं तो ड्यूटी पे रहता था हर समय, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ सुना था मैंने कि रिपोर्ट दर्ज कराई उन्होंने जो है, और ये डरी हुई रहती थी हर समय, इसे खतरा रहता था हर समय। बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बन चुकी बाघिन को वन विभाग ने पकड़ लिया। इस बाघिन ने पिछले कुछ दिनों में 5 लोगों को अपना शिकार बनाया। वन विभाग ने बाघिन की गतिविधियों को समझने के लिए 3 दर्जन ट्रैप कैमरे लगाए थे। पिंजरा लगाने के 2 दिन बाद वन विभाग ने पिंजरे में एक टाइगर कैद कर लिया। उसके बाद आज बाघिन भी पिंजरे में कैद हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मछरा क्षेत्र में हो रही घटनाओं की वजह से वन विभाग लगातार एक्टिव था और आज इसमें सफलता हासिल हुई है। दुधवा टाइगर रिजर्व के मुताबिक बाघिन की उम्र 9 साल है। वन विभाग के मुताबिक जो भी घटनाएं इस क्षेत्र में हो रही थी, ये बाघिन ही कर रही थी। बाघिन का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद इसको चिड़ियाघर भेजा जा रहा है। वन विभाग के मुताबिक घटना स्थल वाली जगहों पर जो कैमरे लगे थे वो अभी लगे रहेंगे और वन कर्मी लगातार इस पर निगाहें रखेंगे। जो घटना हुई थी वो 17 तारीख को हुई थी रात्रि में, और तभी से हमारा ये अभियान चल रहा था। सबसे पहले जो हम लोग को सफलता मिली वो 28 तारीख को मिली रात में, और जब हम लोग को एक ये नर बाघ को पकड़ने में सफलता मिली। यहाँ रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।